हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम दल बदल विरोधी कानून के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है और ये कब लाया गया। तो एक्चुअल में देखिए, दल बदल का मतलब क्या होता है। जब कोई नेता या मंत्री अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाकर मिल जाता है तो इसे हम दल बदल विरोधी मतलब दल बदल कहते हैं। और इसी को कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए सरकार एक कानून लाती है जिसे हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो ये अभी चर्चा का विषय बन गया है, इसीलिए मैं एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि दल बदल जो विरोधी कानून है ये कब आया। तो चलिए, जूम हो चुका है, अब ये आपको अच्छा से देखने को मिलेगा। तो देखिए, 52 संविधान संशोधन हुआ था, यानी 52वां संविधान जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1985 को। उस समय यह दल बदल जो कानून है ये हमारे सामने आया। तो इस संशोधन में जो हुआ, 4 अनुच्छेद संशोधित किए गए हैं। कौन कौन से 4 अनुच्छेद है, आर्टिकल है? एक आर्टिकल है 101, दूसरा आर्टिकल है 102, तीसरा आर्टिकल 190 और चौथा आर्टिकल 191। तो ये 4 जो आर्टिकल है इसको क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1985 को किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन था। और इस संविधान संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ दिया गया संविधान में। ठीक है। तो निर्हरता मतलब क्या होता है? उसकी जो सदस्यता है उसको मतलब अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, जो संसद के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य, दोनों का आधार होता है। यानी दोनों के जो सदस्य है, अगर कोई सदस्य या फिर मंत्री या फिर आपका नेता हो गया, वो अगर दल बदल कर देता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक दल से दूसरे दल में अदल बदल के आधार पर उसकी जो सदस्यता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये कब आया था? यह आया था 1985 को। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 91वां जो संविधान संशोधन था 2003 में, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल जो संख्या है, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी जो मंत्री परिषद होता है, उस मंत्री परिषद में कितने मेंबर होंगे, कितने सदस्य होंगे, वो जो कुल लोकसभा है, कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री को अपने मंत्री परिषद में लाने का प्रयास करती है। इसीलिए संविधान में इसको जोड़ा गया, इसको लाया गया। कब लाया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 को, ताकि सीमित मंत्रियों को ही मंत्री परिषद में लाया जा सके। अगला देखिए, अगला क्या है? राज्य मंत्री परिषद। ये तो था केंद्रीय मंत्री परिषद की लोकसभा के कुल जो सदस्य है उसमें 15% से अधिक लोगों को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, अगला क्या है? राज्य मंत्री परिषद। यानी राज्य में भी तो मंत्री परिषद होता है, तो वहाँ पर जो होता है मुख्यमंत्री सहित, यानी आपको ऐसा घुमाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर नहीं, उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल जो संख्या है उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। कितना? 15% से अधिक। अगर प्रतिशत बोले तो 15%। केंद्रीय मंत्री परिषद में भी एवं राज्य मंत्री परिषद दोनों में ही जो मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर बोले कि संख्या में बताओ तो 12 से कम नहीं होगी। यानी 12 से कम भी नहीं, 15 से ज़्यादा भी नहीं, इसके बीच में होना चाहिए, मुख्यमंत्री सहित। ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सहित। चलिए अब अगला देखते हैं, जो संसद है या राज्य का विधानमंडल है, वहाँ पर किसी भी सदन मतलब जो संसद है या फिर विधानमंडल है, किसी भी सदन में किसी भी दल का सदस्य अनुच्छेद
जो 75 है, 164 है, जिसे दल बदल के आधार पर निर्भरता किया गया है, वह मंत्री के रूप में भी निर्भर होगा। यानी ये बताना चाहता है कि अगर किसी मंत्री को दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य मंत्री घोषित कर दिया गया है तो वह मंत्री के रूप में भी निर्भर, यानी वह मंत्री अब नहीं रहेगा। यह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 75 और आर्टिकल 64 है। तो इसीलिए कोई भी मंत्री अब दल बदल करने नहीं चाहता है। अगर वो दल बदल करता है तो उसके मंत्री जो है वो मंत्री पद से वो इस्तीफा दे देता है या मंत्री पद वो स्वतः ही हट जाता है, वो मंत्री बनने के योग्य नहीं रहता है। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर निर्धारित किया गया है वह पारिश्रमिक मुक्ति किसी भी राजनीतिक पद को धारण करने के लिए जो निर्धारित नहीं होगा, यानी वो अब किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है विधायक बल। तो विधायक बल के 1/3 सदस्यों के विभाजन होने की स्थिति में निर्भरता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान हटा दिया गया है। यानी जो विधायक जी है वो विधायक कर सकते हैं, विधायक जो है वो विधायक कर सकते हैं। एक बार इसको आराम से पढ़ते हैं कि जो विधायक दल के 1/3 सदस्यों के विभाजन होने की स्थिति में निर्भरता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची का प्रावधान हटा दिया गया है। यानी जो विधायक दल है ये मतलब दल बदल कर सकते हैं, लेकिन जो संसद है या फिर हम कहें कि राज्य का विधानमंडल है वहाँ के सदस्य यह नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि अगर वो करते तो वो मंत्री पद से हट जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान क्या क्या प्रावधान है। दल बदल कानून का जो प्रावधान है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो राजनीतिक दलों के सदस्य, सदन का किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित हो जाता है यदि वे स्वेच्छा जो अपनी इच्छा से किसी ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है या अपने राजनीतिक दल की पूर्ण अनुमति प्राप्त किए बिना उस दल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मत करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्यों को उक्त दल द्वारा 15 दिन के भीतर माफ़ नहीं किया गया है तो इस समय वह सदस्य अलग दल पर जाकर मिल सकता है। चलिए अगला देखते हैं। निर्दलीय सदस्य, यदि वह चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए योग्य हो जाता है। यानी कोई निर्दलीय सदस्य भी है, अगर चुनाव के बाद वह किसी राजनीतिक दल में आकर मिल जाता है तो यह दल बदल के कानून के अनुसार अपराध नहीं माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि मनोनीत सदस्य, यदि वह सदन में अपना मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, यानी मनोनीत सदस्य राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र पर अपना योगदान दिए हैं, तो इसीलिए मनोनीत सदस्य को चुना जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग उसको चुने। जैसे कि पवन सिंह था तो उसको भी राज्यपाल बोला था कि आइए आकर वोट कीजिए। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार है जिसे राष्ट्रपति या फिर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार इसको। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित हो जाता है। ठीक है, यदि अगला है यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह निर्धारित नहीं होगा। ओके, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब कुछ अपवाद देखते हैं। तो अपवाद का मतलब होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह लागू नहीं होता है। तो विशेष परिस्थिति क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है,
उससे पहले ऊपर वाला हम पढ़ लेते हैं। दल बदल के आधार पर उपयुक्त निर्भरताएं लागू नहीं होती है यदि किसी दल, पहला क्या है, किसी दल के किसी अन्य दल के विलय के परिणाम स्वरूप यदि कोई सदस्य उस दल से बाहर चला जाता है तो वह दल बदल के अनुसार अपराध नहीं माना जाता है। विलय तब होता है जब दल के 2/3 सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हो जाते हैं। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया अलायंस अभी हाल ही में चर्चा में है। तो इंडिया अलायंस के कोई भी एक पार्टी मान लीजिए, अगर उसका पार्टी सब मिल जाता है और कोई इधर उधर से बिखरा जाता है तो ऐसे में वो दल बदल नहीं कहलाएगा। दूसरा क्या है, यदि मतलब एक सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपने दल के सदस्य त्याग देता है, वह उस पद से हटने के बाद उसमें फिर से शामिल हो सकता है। तो कौन एक पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोकसभा में होता है अध्यक्ष होता है, तो इसी प्रकार के पीठासीन अधिकारी अगर वो पीठासीन अधिकारी बन जाता है तो वो अन्य किसी सदस्य या फिर पार्टी में जाने के योग्य हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या, न्याय निर्णायक पदाधिकारी। तो दल बदल से उत्पन्न निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी, जैसे कि जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है सभापति एवं लोकसभा में आता है अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए उनके लिए कोई सीमा और समय सीमा नहीं होता है। मतलब क्या है, एक बार जैसे कि आप भी यही चीज़ का फॉलो कीजिएगा, जब आपको एक बार पढ़ने में वो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको और एक बार पढ़िएगा ताकि आपके मन में, दिमाग में वो आसानी से छप जाए। तो देखिए क्या है, पीठासीन अधिकार से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कर रहा है कि राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, ओके यहाँ से हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए दल बदल से उत्पन्न निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निर्णय, यानी ये बोल रहा है कि कोई सदस्य जो है वो अगर कोई दल को इधर उधर मतलब किसी दल में चल जाता है तो वो योग्य है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, ये लेता है पीठासीन अधिकारी। और ऐसे मामले के निर्णय के लिए उसमें कोई समय सीमा नहीं होता है। समय सीमा का मतलब कि हम उस पर जोर नहीं लगाएंगे पीठासीन अधिकारी से यानी सभापति या फिर अध्यक्ष से कि हमको इतना समय के अंदर इसका निर्णय चाहिए या फिर विचार करके जल्दी से हमको इसका रिपोर्ट दीजिएगा कि वह दल बदल कानून के तहत अमान्य है या नहीं। अगला क्या है, कियोतो कोलोहन मामला में उच्च न्यायालय ने 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है उसको क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था और इसे दुर्भावना, विकृति आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन बताया। तो कियोतो कोलोहन जो मामला था 1993 में उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये तो सही बात है क्योंकि कोई मान लीजिए ऐसा मंत्री है जो कि दल बदल हो गया है और उसका पीठासीन अधिकारी से झगड़ा है या फिर कोई मामला है, विवाद है, तो ऐसे में वो उस पर आरोप लगाएगा, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चलिए हम देखते हैं अब नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, तो पीठासीन अधिकारी को 10वीं अनुसूची के प्रावधान को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। सभी नियमों को 30 दिन तक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। सदन उन्हें स्वीकार या संबोधित या फिर अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो नियम बनाने की जो शक्ति है ये किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है और उसे 30 दिन तक सदन के समक्ष लाना होता है। वो सदन उसको स्वीकार भी कर सकता है या फिर संवैधानिक या अस्वीकार भी कर सकता है, संशोधन
अगला क्या है, पीठासीन अधिकारी दल बदल का मामला तभी संज्ञान ले सकता है जब उसे सदन के किसी सदस्य से शिकायत प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि जो पीठासीन अधिकारी है अचानक किसी व्यक्ति को बताएगा या फिर कहेगा कि तुम दल बदल के कारण तुम अपराध हो, ऐसा नहीं। यानी जैसे कि आसपास का कोई अगर मंत्री है, अगर वो शिकायत करता है पीठासीन अधिकारी से, तभी वो संज्ञान लेता है या फिर कोई कदम उठाता है। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है क्या, अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे सदस्य को अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका देना होगा। यानी जो मंत्री है वो मान लीजिए दल बदल नहीं किया है, लेकिन पीठासीन अधिकारी वो जोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं आप दल बदल किए हैं, तो मंत्री को मौका देना होगा अपने स्पष्टीकरण के लिए। ठीक है, वह इस मामले के जांच के लिए विशेष अधिकार समिति को भी भेज सकता है। इसलिए दल बदल का कोई तत्काल और स्वतः प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज दल बदल के बारे में पढ़ा कि दल बदल, एक बार हम इसका चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि दल बदल आखिर क्या होता है। तो दल बदल के बारे में हमने क्या जाना कि दल बदल एक ऐसा कानून होता है जिसके द्वारा मंत्रियों को मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है अगर वह दल बदल करता है, यानी अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जाता है तो उसे इस्तीफा देना होता है। यह नियम कब आया था? यह नियम 1985 को आया था। 1985 को आया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन था और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये जो कि है संसद के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्यों पर लागू होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हो जाता है समाप्त। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल फिक्स IAS से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर ख़राब भी लगा है तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपने पढ़ाने के जो तरीका है इसमें हम इम्प्रूव कर सकें।